में वक्फ कानून पर जवाब देने के लिए सरकार को 7 दिन का समय दिया गया है। 7 दिन में सरकार जवाब दे। सीजेआई का कहना, सरकार के जवाब के 5 दिन बाद याचिकाकर्ता जवाब देंगे और सरकार के जवाब तक यह स्थिति बनी रहेगी। सुनवाई के दौरान एसजी ने 1 हफ्ते का वक्त मांगा था। लाखों लोगों से बात करने के बाद कानून बनाया गया। एसजी की तरफ से कहा गया, यानी कि सॉलिसिटर जनरल की तरफ से बात कही गई कि आप संसद से पारित कानून पर रोक लगाने जा रहे हैं। कुछ सेक्शन को देखकर रोक लगाना ठीक नहीं है। कई गांवों में वक्फ का जमीनों पर अवैध कब्जा किया गया है, तो ऐसे में आगे वक्त मांगा गया है सरकार की तरफ से 1 हफ्ते का, जिसके बाद जो अंतरिम आदेश जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसमें 1 हफ्ते का वक्त दे दिया गया है और उसके 5 दिन बाद जो मुस्लिम पक्ष है वो जवाब दाखिल करेगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बता दें कि वक्फ संशोधन कानून जो कि हाल ही में देश में लागू हुआ, उसको लेकर लगातार विवाद हुआ था और ऐसे में कई याचिकाएं डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में और कल से सुनवाई शुरू हो गई थी इस मामले पर। कल सुनवाई हुई पहला दिन, आज सुनवाई हुई दूसरा दिन और अंतरिम आदेश दिया गया है। वक्फ कानून पर जवाब देने के लिए सरकार को 7 दिन का समय दिया गया। 7 दिन में सरकार जवाब देगी। सीजेआई का कहना, सरकार के जवाब के 5 दिन बाद याचिकाकर्ता जवाब दें और सरकार के जवाब तक यह स्थिति इसी तरह बनी रहेगी, यानी कि जो कानून पहले था, इस नए कानून से पहले जो कानून था उसी के अनुसार ही स्थिति बनी रहेगी। और सुनवाई के दौरान एसजी ने 1 हफ्ते का वक्त मांगा था सॉलिसिटर जनरल ने और कहा कि लाखों लोगों से बात करने के बाद कानून बनाया गया है और आप संसद से पारित कानून पर रोक लगाने जा रहे हैं, जो ठीक नहीं है। कुछ सेक्शन को देखकर रोक लगाना ठीक नहीं है। कई गाँवों में वक्फ का जमीनों पर अवैध कब्जा है, तो ऐसे में इस नए कानून की जरूरत थी और आप कुछ सेक्शन को अगर देखकर फैसला देंगे तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि लाखों लोगों से बात की हुई है। तो सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल जिन्होंने ये तमाम बातें कही और उसके बाद आगे 1 हफ्ते का वक्त मांगा और अंतरिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते का वक्त दे दिया है। जब सरकार की तरफ से जवाब दाखिल होगा, जवाब दिया जाएगा, उसके बाद याचिकाकर्ताओं के लिए 5 दिन का समय दिया गया है जवाब देने के लिए। वक्फ कानून को लेकर घमासान जारी है। इसी बीच एसपी प्रवक्ता मनोज यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि वक्फ की संपत्ति पूंजीपतियों को सरकार गिफ्ट करेगी। समाजवादी पार्टी को पूर्ण विश्वास है कि जो तमाम सारे लॉ हैं, तमाम सारी धाराएं हैं, उनको ओवररूल करके ये बिल बीजेपी की सरकार लेके आई। एक धर्म के लोगों को डराने के लिए, उनके जो धार्मिक प्रैक्टिस के लिए तमाम सारी चीज़ें उनके पूर्वजों के द्वारा उनको मिली थी और बड़े दिल वालों के द्वारा वक्त की गई थी, उन सब पे पूंजीपतियों को गिफ्ट देने के लिए या उन सब को ऐसे इस्तेमाल करने के लिए ये सरकार प्रयास कर रही है, जो मेरे ख्याल से हमारा संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। तो अमित चौधरी हमारे साथ में जुड़ गए हैं लाइव ज्यादा जानकारी के साथ में। अमित, आखिरकार यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतरिम आदेश दे दिया गया है। 7 दिन का वक्त सरकार की तरफ से मांगा गया और वहीं सीजेआई की तरफ से वक्त दे दिया गया। क्या कुछ रहा अंतरिम आदेश में, पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, अंतरिम आदेश की अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर सरकार की तरफ से जिस तरीके से 7 दिन का समय मांगा गया था, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि तमाम तकरीबन 100 से 120 पन्ने के आसपास की रिपोर्ट है, इसको इतनी जल्दी नहीं पढ़ा जा सकता, तो सरकार की तरफ से अपना जवाब देने के लिए 7 दिन का समय मांगा गया था और सुप्रीम कोर्ट द्वारा 7 दिन का समय दे दिया गया है। वहीं मुस्लिम पक्ष के लोग इसको एक राहत के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि कल की अगर दलील की बात की जाए तो कल तमाम तरीके की दलील मुस्लिम पक्ष के वकीलों की तरफ से रखी गई थी और साफ तौर पर कहा गया था कि मुस्लिम विरोधी ये बिल है, इस पर स्टे लगाया जाए। हालांकि सीजेआई ने कल कई बार इस बात को दोहराया कि स्टे लगाने की बार बार मांग ना की जाए और एक बात को हर एक व्यक्ति जो भी अपनी बहस कर रहा है वो उस शब्द को ना लेकर आए। हालांकि अब अंतरिम आदेश की अगर बात की जाए तो 7 दिन के समय जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसमें किसी की भी नियुक्ति वक्फ बोर्ड में नहीं की जाएगी और किसी भी संपत्ति को लेकर कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। कल के भी अगर आदेश की बात की जाए कि जिस तरीके का तर्क सीजेआई की तरफ से दिया गया था उसमें जिलाधिकारी, ठीक है अमित, लौटेंगे आपके पास में, लेकिन इसी बीच शुभम जो कि यहाँ पर दानिश आजाद अंसारी यूपी सरकार में मंत्री, उनसे क्या कुछ बातचीत करें इस मुद्दे को लेकर, सुनिए। अमेंडमेंट ये पहली बार नहीं हुआ, 2013 में भी हुआ, 1995 में भी हुआ, 54 में भी हुआ। अमेंडमेंट के माध्यम से किस तरीके से हम मुसलमानों का बेटरमेंट करें,
इस पे हमारा विशेष फोकस है और इस अमेंडमेंट से पासमानदा मुसलमानों का, मुस्लिम महिलाओं का निश्चित तौर पे विकास ज़रूर होगा। देखिए, आज जब ये पूरा मामला गया है कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते का समय दिया है, कुछ चीज़ों को लेकर के बातें भी रखी हैं, इसको लेकर के प्रमुख तौर पर आप क्या कहें? देखिए, माननीय न्यायालय में ये मामला है और सभी पक्षों को बहुत गंभीरता से माननीय न्यायालय सुन रहे हैं और जो भी दिशा निर्देशन माननीय न्यायालय का होगा, हम ज़रूर उस दिशा निर्देशन में जो भी गाइडलाइन होगी हम करेंगे। लेकिन मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि वक्फ अमेंडमेंट के माध्यम से हमारा मूल भावना ये है कि जो वक्फ की मूल भावना थी, उस मूल भावना को मजबूत करना। वक्फ की मूल भावना क्या है कि वक्फ की लैंड मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए, जो गरीब पिछड़ा पासमानदा मुसलमान है उसके बेटरमेंट के लिए, जो गरीब मुस्लिम महिलाएं हैं उनके बेटरमेंट के लिए, जो हमारी विधवा बहनें हैं मुसलमान उनके बेटरमेंट के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, मुसलमानों के अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए वक्फ की लैंड का इस्तेमाल होना चाहिए। और निश्चित तौर पर इसी भावनाओं को, जो आम वक्फ की भावना है, उस भावना को वक्फ अमेंडमेंट एक्ट और मजबूती देने का काम करेगा। आप इस भावना की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष इस भावना पे सवाल खड़े करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट भी अब इस पूरे मामले में संज्ञान ले रहा है। देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट है, विपक्ष की भूमिका इस पूरे इस इंसिडेंट्स में, इस पूरे एपिसोड में विपक्ष की जो भूमिका रही है उससे साफ और स्पष्ट हुआ है कि विपक्ष को मुसलमानों को का डेवलपमेंट कतई रास नहीं आता है। जब हमने मुस्लिम समाज के अच्छी शिक्षा की बात की, कुछ खास लोगों ने इसका विरोध किया, कुछ दल ने इसका विरोध किया। जब हमने मुस्लिम समाज की बहनों के बेटरमेंट की बात की, अपलिफ्टमेंट की बात की, उनके स्किल डेवलपमेंट की बात की, ट्रिपल तलाक के दंश से उनको मुक्त कराने की बात की, तो कुछ खास राजनीतिक दल, सपा और कांग्रेस जैसे लोग, उन्होंने इसका विरोध किया। हमने मुस्लिम पासमानदा समाज के बेटरमेंट की बात की, तभी भी कांग्रेस के और सपा के लोगों ने इस पर तंज कसा। तो मोदी सरकार ईमानदारी से मुसलमानों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस और सपा ये नहीं चाहते कि मुसलमानों के विकास के लिए कोई काम हो। असदुद्दीन ओवैसी की टिप्पणी आई है, वो कह रहे हैं कि हम पहले से ही कह रहे हैं कि ये पूरा जो एक्ट है वो असंवैधानिक है। जेपीसी की भी बैठक में मैंने तमाम बार इस बात को रखा, इसको लेकर के रिपोर्ट भी दी थी। देखिए, ये वही लोग हैं, जब हमने मदरसों में अच्छे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और आधुनिक शिक्षा देने की बात की तो इन लोगों ने विरोध किया। ये वही लोग हैं जब हमने मदरसा में कहा कि दीन इस्लाम के साथ साथ हमारा मुस्लिम जो गरीब मुसलमान है, पासमानदा मुसलमान है, वो आधुनिक शिक्षा ले, इंग्लिश पढ़े, इन्होंने इसका विरोध किया। ये वही लोग हैं जब हमने कहा कि ट्रिपल तलाक के दंश से हमें अपनी मुस्लिम महिला बहनों को मुक्त कराना है, इन्होंने विरोध किया। ये वही लोग हैं जब हम कह रहे हैं कि वक्फ की जो संपत्ति है खुदा की संपत्ति है, इसका इस्तेमाल मुसलमानों के बेटरमेंट के लिए होना चाहिए, पासमानदा समाज के बेटरमेंट के लिए होना चाहिए, आज भी इसका विरोध कर रहे हैं। इतिहास देख रहा है कि कौन मुसलमानों के सच्चे हितैषी के रूप में मोदी सरकार के साथ खड़ा है और कौन मुसलमानों के विकास के विरोध में इसके विपक्ष में खड़ा है। 1 हफ्ते का समय मिला है मजबूती से उन तमाम चीज़ों पर बात। निश्चित और हमारी केंद्रीय नेतृत्व जो है, हमारा केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय इन तमाम चीज़ों पे जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगा आप सबको अवगत कराएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश की सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अदाद अंसारी। साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर कहना है कि विपक्ष जिस तरीके से तमाम चीज़ों पर सवाल उठा रहा है उसका ज़रूर जवाब दिया जाएगा और जब भी सुप्रीम कोर्ट में भी बात रखी जाएगी केंद्र सरकार की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर के मजबूती के साथ कि किसी भी तरीके से सरकार में अल्पसंख्यकों का कल्याण हो, इसे लेकर के हर वो संभव प्रयास मोदी सरकार कर रही है। ये कहना था उत्तर प्रदेश की सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अदाद अंसारी का। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट लखनऊ। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा। तो बता दें कि नए कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, वक्फ कानून, और ऐसे में आज अंतरिम आदेश दिया गया है। 7 दिन का वक्त सरकार को दिया गया और 5 दिन का वक्त, यानी कि जब सरकार की तरफ से जवाब दाखिल होगा उसके बाद याचिकाकर्ताओं को 5 दिन का वक्त दिया जाएगा अपना जवाब, अपना पक्ष दाखिल करने के लिए। सरकार के जवाब तक यह स्थिति बनी रहेगी और सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल की तरफ से 1 हफ्ते का वक्त मांगा गया था, जिसके बाद अपने अंतरिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते का वक्त सरकार को दिया। अमित हमारे साथ में जो कि लगातार बने हुए हैं। अमित, आपसे थोड़ी देर पहले जब बात हो रही थी आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। बिल्कुल, देखिए मैं यही बता रहा था कि जिस तरीके से सुनवाई कल चली और कई पहलुओं को लेकर मुस्लिम समुदाय की तरफ से याचिका करने वाले जो लोग हैं उन लोगों द्वारा तमाम दलील, चाहे वो वक्फ यूज़र हों या अनरजिस्टर्ड हों, अभी उस पर फिलहाल किसी प्रकार की कोई उसके अंदर चेंज बदलाव नहीं होगा। तो और हम उम्मीद करते हैं जो 1 हफ्ते का समय सरकार ने मांगा है उसके बाद में फिर 5 दिन का समय हम लोगों को भी दिया जाएगा जवाब देने के लिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आगे को भी फैसला आएगा वो तमाम जनता के हित को देखते हुए
कि इस चीज़ में कि किसी प्रकार से हमारे संवैधानिक अधिकारों का जो उल्लंघन, जो हमारे अधिकार छीनने का एक तरह प्रयास था, उसको रोक लगाते हुए हमारे हक में फैसला आएगा। और फिलहाल जो सबसे अहम पॉइंट थे उन दो उस पर फिलहाल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे कर दिया। हम इसके लिए मुबारकबाद देते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। सरकारी अधिकारी की को लेकर भी एक वो था, उसमें तो कुछ नहीं इस तरह का। देखिए अभी फिलहाल तो सुनवाई जो होगी अभी आगे एक हफ्ते बाद में और सारी चीज़ें उसमें आएंगी, लेकिन फिलहाल जो दो हैं वक्फ बोर्ड का और काउंसिल के लेकर के जो अपॉइंटमेंट का है उसको रोक दिया है। और जहाँ तक मेरी जानकारी में जो मुझे मालूम हुआ है अपने वकील साहब के माध्यम से, और उसमें के जो वक्फ प्रॉपर्टी हैं चाहे वो रजिस्टर्ड हैं या अनरजिस्टर्ड हैं, अभी उसके अंदर कोई किस प्रकार का बदलाव नहीं किया गया। एक सवाल है जी कि आप लोग की परिषद में कई और बड़ी मांगे थी, लेकिन दो पे विशेष रूप से ऑर्डर दिया, तो इतने से आप संतुष्ट हैं? अभी देखिए हम फिलहाल जो आदेश किया है माननीय अमित, जो याचिकाकर्ता हैं उनके लिए भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि सिर्फ 5 याचिकाओं पर सुनवाई होगी और आम सहमति बनाई जाए आपस में जिन पर आगे सुनवाई हो सके। कि ये जो 5 याचिकाएं हैं, क्या ये कोर्ट की तरफ से चिन्हित कर ली गई हैं, तय कर ली गई हैं कि इन पर सुनवाई होगी, या फिर ये जो फैसला है खुद यहाँ पर याचिकाकर्ताओं को लेना है कि कौन सी वो 5 याचिकाएं होंगी जिन पर आगे कार्रवाई होगी, सुनवाई होगी? बिल्कुल, देखिए जैसे ही संसद से ये बिल पास हुआ और बिल पास होने के बाद से कल की सुनवाई तक के अगर समय की बात की जाए तो कुल 73 याचिका दाखिल की गई थी। कल भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस बात को कहा गया था कि सभी को सुनना संभव नहीं है। 73 याचिकाएं हैं, तो शुरुआत में 10 याचिकाओं को सुनने की बात की गई थी, लेकिन उसके बाद लोग चिन्हित कर लिए गए थे और उनको CJI की तरफ से जिसको बोलने का मौका दिया गया उसने अपनी बातें और अपने तथ्य कोर्ट के सामने रखे। फिलहाल अब इन 73 याचिकाओं में विपक्ष की याचिका भी हैं और कई जो मुस्लिम संगठन है अलग अलग इलाकों के उनकी याचिका भी है। तो इन सबको आपस में सहमति बनाकर, क्योंकि ज़्यादातर याचिकाओं के अंदर जो पॉइंट हैं वो सेम पॉइंट हैं, जिस तरीके से गैर मुस्लिमों को बोर्ड में शामिल करने की आपत्ति जाहिर की गई थी, इस बात की दलील दी गई थी कि गैर मुस्लिम लोग उस लिहाज से नहीं सोच पाएंगे, मुसलमानों का भला कैसे होगा, तमाम तरीके के तर्क उसमें पॉइंट बनाकर रखे गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए दूसरा, तो ऐसी संपत्तियां जिन संपत्तियों का वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है वो संपत्ति सरकार के पास चली जाएंगी, उसको लेकर भी यहाँ पर सवाल उठाया गया था। क्योंकि कई ऐसी संपत्तियों के बारे में जानकारी हुई है जो संपत्तियाँ वक्फ के नाम पर नहीं है, काफ़ी समय से वक्फ बोर्ड उसको यूज कर रहा है, बाद में उसको अपने अंडर में ले लिया। तो ऐसी संपत्तियों को लेकर भी यहाँ पर जो सवाल है वो खड़े किए गए थे। जिलाधिकारी को जिस तरीके की पावर नए कानून में दी गई थी कि जिलाधिकारी अपने लेवल पर डिसीजन ले सकते हैं और किस जमीन का किस तरीके से यूज किया जा रहा है, जिस तरीके से वक्फ की संपत्ति को बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी के लिए।